और क्लास का हमारा टॉपिक है गांधी युग। ठीक है। गांधी जी के बारे में तो सभी जानते होंगे। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी इनको हम कहते हैं, है ना। और बाकी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, हम सबको जानते रहेंगे। अभी बीच में मैंने आपको बोला था सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताऊंगा, तो वो गांधी टॉपिक के बाद में बताऊंगा। जब मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बता रहा हूँ तो कई सारे लोगों के बारे में मैं आपको वहाँ बताऊंगा। ठीक है, कई सारे लोगों के, बहुत बढ़िया, कई सारे शहीदों के बारे में बताऊंगा। ओमपाल जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया। हिना खान, नेत्रपाल शर्मा, वेरी गुड। तो गांधी युग की बात कर रहे हैं भैया। गांधी जी के बारे में पहले जनरल चीज़ें जान लो। जन्म कब हुआ इनका? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। ऐसी बातों को तो शायद सभी जानते भी होंगे, फिर भी नोट कर लेना, है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। पोरबंदर, गुजरात। इनके पिता कहते हैं कि वहाँ के दीवान थे। पिता कौन थे इनके? पिता थे इनके मोहनदास, सॉरी, मोहनदास लिख रहा हूँ मैं, क्या बोलोगे? पिता थे इनके करमचंद गांधी। इसीलिए गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? गांधी जी को हम बोलते हैं करमचंद गांधी। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गांधी युग, इसका कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले ही नोट करा दिया था, गांधी युग एक्टिव तो गांधी जी कब से हुए? अपने अभ्यारण्य, जो इन्होंने जितने भी आंदोलन किए, है ना, जितने भी इन्होंने आंदोलन किए, जितनी भी इन्होंने भूख हड़तालें की, इनकी प्रसिद्धि किस तरह भारत में बढ़ी, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। गांधी युग मेनली आप मानेंगे 1919 से शुरू। जब 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ, उस समय जब असहयोग आंदोलन चला, जब जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद में, तब से गांधी जी का रोल ज़्यादा एक्टिव हुआ। और तब के समय को हम गांधी युग का दर्जा देते हैं, है ना। 1915 से नहीं, 1919 से। कब से है? 1919 से 1947 है। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका था। तो पिता कौन है इनके? करमचंद गांधी। माता कौन थी? माता है पुतलीबाई। माता पुतलीबाई। पत्नी का नाम बताओ, गांधी जी की पत्नी कौन थी? गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की शादी टूटते टूटते बच गई थी, गांधी जी ने खुद लिखा है अपनी किताब में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। गांधी जी का रिश्ता टूट जाता, है ना, बताऊंगा मैं क्यों टूट जाता बाद में। माता, पिता, पत्नी, बेटे थे इनके 4। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कौन कौन से थे? हरीलाल, मणिलाल, हरीलाल, मणिलाल, मणिलाल। और कौन कौन थे? रामदास, रामदास और देवदास। बोलो एक बार। हरीलाल, मणिलाल, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ओके, ये 4 इनके पुत्र हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है, गांधी जी का 5वां पुत्र। लिख लेना इस बात को यहाँ साइड में। गांधी जी का 5वां पुत्र का, क्या बोलोगे? 5वां पुत्र। इसको कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज। ये जमनालाल बजाज 5वें पुत्र क्यों? क्योंकि जमनालाल बजाज जो हैं, इन्होंने खुद आग्रह किया था गांधी जी से कि आप मुझे मेरे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए और मैं आपको अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ। शुरुआत में तो गांधी जी नहीं माने थे इनके पत्राचार में, और बाद में गांधी जी इनके कार्यों को देखते हुए, क्योंकि ये भी समाज विकास कार्यों में जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्य इन्होंने बहुत सारे किए। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जब केसरी पत्र को चलाया था, तो केसरी पत्र को चलाने के लिए उन्हें उस समय फंड की जरूरत थी। तो 1 रुपये जेब खर्च मिलता था जमनालाल बजाज को, है ना। रिहायशी परिवार से थे, अमीर परिवार से थे, गोद लिए गए थे, हालांकि उस परिवार में उनकी अलग कहानी है। तो ये जमनालाल बजाज एक रईस परिवार से थे। 1 रुपये रोज का उस टाइम इन्हें मिलता था। जब मराठा मैगजीन शुरू हुई थी, केसरी मैगजीन जब शुरू हुई थी, तो केसरी के लिए इन्होंने 100 रुपये दान उस समय किए थे, और अपने जेब खर्च वाले दान, 1-1 रुपये सेविंग करते थे उसकी।
तो सामाजिक कार्यों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो गांधी जी ने जब देखा इनके कार्यों को, तो गांधी जी ने कहा भी था कि मैंने तो आपको अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी मैं आपका दत्तक पिता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। और उस पत्र में इन्होंने वापस जो पत्र लिखा था इनको, जमनालाल बजाज को, क्योंकि जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, ये भी जेल में थे, तो जेल से ही पत्र लिखा था। तो उस पत्र के जवाब में गांधी जी ने इनको लिख दिया था भाई जमनालाल। तो ये बड़ी दिक्कत हुई थी, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया था बड़ा, जी मैं तो पुत्र बनने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और साथ में आपने क्या लिख दिया, भाई जमनालाल बजाज। तो बड़ी दिक्कत हुई थी। तो गांधी जी ने इनको एक्सेप्ट किया था, है ना, क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट कर लिया था इनको, अपना क्या पुत्र कर लिए थे। ठीक है। तो जमनालाल बजाज क्या बोलोगे, इनके पांचवें पुत्र थे, और इनको दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया गया इतिहास में, ये मत सोच लेना कि जी पांचवा पुत्र कोई ऐसे वैसे इधर उधर, तो नहीं नहीं, वो गलत बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोलेंगे, गांधी जी के पांचवें पुत्र किसको कहते हैं, जमनालाल बजाज को कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। 1882 गांधी जी की शादी हुई। तो गांधी जी की उम्र बताओ सभी लोग, कितनी उम्र में शादी हो गई थी। कस्तूरबा इनसे भी 4 साल छोटी थी। 1888 लंदन पढ़ने गए। कहाँ, लंदन, लंदन पढ़ने गए। पढ़ने क्या गए, वकालत करने गए थे। और मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ आपने एक चीज देखी होगी, वकालत करते हैं लोग एलएलबी। तो जब वकालत कर लेते हैं तो व्यक्ति बनता है वकालत करने से लॉयर, LAWYER। जिसकी LLB पूरी हो गई है वो लॉयर है। और जब वो मुकदमा कोर्ट में जाकर के लड़ेगा, उस समय वो हो जाता है एडवोकेट, अधिवक्ता। समझ रहे, लॉयर और एडवोकेट का क्या अंतर है, पढ़ाई पूरी की तो लॉयर, और जिस समय मुकदमा किसी की पैरवी कर रहा है, किसी का बचाव पक्ष रख रहा है, उस समय वो एडवोकेट हो जाता है। लॉयर और एडवोकेट एक शब्द नहीं है, दोनों में अंतर है, हम समझते हैं एक ही है। और एक और शब्द बैरिस्टर, बैरिस्ट्री करके आए हैं। तो बैरिस्टर का अर्थ होता है जो लंदन जाके वकालत करे, विलायत जाके। विलायत में भी कहाँ, लंदन। तो क्या बोलेंगे, लंदन पढ़ाई गए, किसके लिए पढ़ाई गए थे, बैरिस्टर बनने के लिए। लंदन से जो वकालत करके आता है उसको बैरिस्टर बोलते हैं। बैरिस्टर बनने, बैरिस्टर बनने कहाँ गए, लंदन पढ़ने गए, क्या, बैरिस्टर बनने। और कॉलेज जो था, कॉलेज था इनका यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में पढ़ते हैं लंदन में, और पढ़कर 1891 में वापस आ गए। 1891 में लंदन से वापस बैरिस्टर बन गए। तो इधर वकील बनना था इनको वापस आकर के, और बैरिस्टर बनने के बाद में ये पढ़ा क्या, सॉरी, वकालत अपनी करने लग गए हैं। और वकालत करने लग गए, वकालत करने के बाद में क्या होता है, इनका जो काम है वो बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा काम इनका नहीं चला। तो ये भी काम की तलाश में थे, गांधी जी भी। हालांकि पिताजी इनके बोलते राजकोट के दीवान थे, लेकिन आप देख सकते हैं, है ना, क्या बोलोगे, बोलो फटाफट से। तो कहते हैं कि भाई पहले इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी, तो कोई इनके ऊपर ऐसी पर्सनल विपत्ति आई, अपना परिवार है, शादी हो चुकी है कम उम्र में, तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती। अब जिम्मेदारी निभानी पड़ती तो ये भी परेशान है, 1891 लंदन में वापस आ गए हैं। तो इस समय इन्होंने, जो इन्होंने मौका मिला, तो एक शेख अब्दुल्ला नामक व्यापारी था जिन्होंने इनको ऑफर दिया था 1 लाख रुपए का, कि आप आओ दक्षिण अफ्रीका में, है ना। वो इनके कहते हैं कि गुजरात में किसी नज़दीकी संबंधी के चलते हुए इनकी बातचीत हुई। उसने बताया कि भाई गांधी एक योग्य व्यक्ति है मुकदमा लड़ने के लिए, इनको बुलाओ आप अपना मुकदमा लड़ने। तो गांधी जी 1893 में कहाँ जाते हैं, कैसी स्थितियों में, भाई पैसे की जरूरत इनको भी थी, और पैसे की जरूरत थी, उधर से ऑफर आ गया दक्षिण अफ्रीका, शेख अब्दुल्ला का, शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका
गए। क्या बोलोगे? कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका ये गए। और शेख अब्दुल्ला कौन है? एक व्यापारी है। इनका एक व्यापारिक मुकदमा था, तो उसके मुकदमे को लड़ने कहाँ चले जाते हैं? 1893 में। तो कब गए थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, तो इसको हिंट पे रखेंगे। किसका मुकदमा लड़ने गए? व्यापारी शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। और जब वहां गए तो एक घटना होती है, प्रिटोरिया से, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। प्रिटोरिया से डरबन जाते समय कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया शहर से डरबन शहर जा रहे थे। और यहीं डरबन जाते समय सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग, क्या बोलोगे? सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग, सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग, बहुत बढ़िया। सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का दे दिया। धक्का किसने दे दिया? अब इस प्रकरण को समझना। धक्का दे दिया, अंग्रेजों ने धक्का दे दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी क्या था? दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज वहां भी नस्ल भेद को कर रहे थे, और दक्षिण अफ्रीका में तो काले और गोरे का भेद था। तो नस्ल भेद बहुत था। गांधी जी छोटे से, और गांधी जी का रंग भी लगभग कुछ ऐसा ही। और गांधी जी के पास एसी फर्स्ट ईयर का टिकट, बैठ के जा रहे हैं। उन्होंने बोले भाई इस व्यक्ति को बाहर निकालो। गांधी जी को बाहर निकालो। उस समय गांधी जी धोती वोती नहीं पहनते थे, गांधी जी कोट वोट वाले थे, बढ़िया कोट वोट पहन के थे। तब भी उनको बाहर निकाल दिया। बोले भाई नहीं। तो ये घटना है, बड़ी पूछी जाती है। और गांधी जी बड़े विचलित हुए थे, कहते हैं कि यही नस्ल भेद से, और उन्होंने नस्ल भेद के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। और निर्णय लिया था कि भाई नस्ल भेद को खत्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और ऐसे ही प्रयास में 1893 का ये अंत था। तो 1894 में इसी प्रयास में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। और इसमें अगर प्रमुख बात बताऊं मैं, तो शेख अब्दुल्ला था। नटाल कांग्रेस की स्थापना कौन थे इसमें? शेख अब्दुल्ला। और गांधी जी उनके साथ में थे। दोनों लोग साथ रहते थे। साथ मतलब ऐसे नहीं रहते थे, साथ रहने का मतलब है साथ ही इस आंदोलन को चला रहे थे। और नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। नटाल नाम क्या है? नटाल दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है। तो जगह के नाम पर इन्होंने बोला नटाल कांग्रेस। 1894 किस चीज के लिए थी? नस्ल भेद को दूर करने के लिए। गोरे काले का जो भेद था, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए क्या की गई? नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। कोई दिक्कत? और नटाल कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू किया। सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। अच्छा, डरबन को सही करना है बेटा, मत बोला करो बाकी क्लासेस में। मैंने कितनी बार आप लोगों से प्रार्थना की, आप जानते हो ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है ना। बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। आ जाओ इधर। अब तो ठीक कर दिया डरबन। नटाल कांग्रेस की स्थापना नस्ल भेद को खत्म करने के लिए की गई। गांधी जी ने अब्दुल्ला के साथ में प्रयास किए, किसको? नस्ल भेद को दूर करने के लिए। यहीं अफ्रीका में इनके प्रयासों में एक तो 1904 का फिनिक्स आश्रम मत भूलना, ये भी पूछा जाता है। गांधी जी द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम पहला था? फिनिक्स आश्रम। और ये फिनिक्स आश्रम कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में 1904। और यहीं से नस्ल भेद को दूर करने के लिए गांधी जी ने एक अखबार चलाया था, आपका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार, ओपिनियन अखबार। क्योंकि भारतीय काफ़ी थे दक्षिण अफ्रीका में भी, तो दरअसल में इन्होंने तो शुरुआत की थी कि भाई किसका पक्ष रखना है हम लोगों को? भारतीयों के साथ भी यहाँ अत्याचार हो रहे हैं नस्ल भेद के तहत, उनसे हमको भारतीयों को भी बचाव करना है। तो भारतीय बचाव के लिए दरअसल में इसको ये आंदोलन को चला रहे थे, नटाल कांग्रेस को।
तो नस्ल भेद की लड़ाई में यही कहते हैं इन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग। और सत्याग्रह का मतलब आंदोलन नहीं है। कभी आप लोग इसको आंदोलन से जोड़ लेते हैं कभी कभी कि जी आंदोलन किया। सत्याग्रह का प्रयोग होता है सत्य के लिए आग्रह, किसी ठीक चीज के लिए जब आप कोई डिमांड रखते हैं, कोई मांग रखते हैं, कोई आग्रह आप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। 1904 में फिनिक्स आश्रम हो गया। यही 1906 का जुलू युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बोलोगे? जुलू युद्ध। मैं ये उस समय बता रहा हूं जो गांधी जी विदेश की जमीन पर हैं। एक प्रश्न पूछ लूं बीच प्रकरण में आपसे, क्या इस बीच में गांधी जी इस पीरियड में 1894 से 1904 के बीच में गांधी जी भारत आए थे या नहीं? यस और नो। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे मेरी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखते हैं। बहुत बढ़िया। बोलो फटाफट से। बोलेंगे भैया एक बार तो जल्दी से बताना, आए थे यस और नो। इतने में मैं समझ जाऊंगा यस वाले बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं और नो वाले बच्चों की मानसिकता कितनी है। 1906 में यहां इन्होंने जुलू युद्ध किया। कहां से? फिनिक्स आश्रम से। तो फिनिक्स आश्रम सबसे ज्यादा चर्चित हुआ था 1906 में, क्योंकि 1906 में इसकी प्रसिद्धि का कारण था ये जुलू वॉर। और ये जुलू वॉर, ये जिसको हम जुलू विद्रोह, जिसको हम जुलू युद्ध, जुलू विद्रोह, क्या बोलोगे? जुलू विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसी को हम बम्बथ के नाम से जानते हैं। बम्बथ विद्रोह, बम्बथ विद्रोह। तो ये कब हुआ था? ये हुआ 1906 में। 1906 में। तो ये क्यों चर्चित है? अब मैंने आपको बताई एक बात कि भारतीयों के साथ भी भेदभाव था। तो यहां एक बात समझे, किसके साथ भेदभाव था? भारतीयों के साथ। तो गांधी जी कवायद किसकी कर रहे थे? गांधी जी भारतीयों को वो दर्जा दिलाना चाहते थे कि भाई भेदभाव कम से कम एटलीस्ट इंडियंस के साथ ना हो। अब अंग्रेज क्यों ऐसा करें कि वो भारतीयों के साथ भेदभाव ना करें? तो यहां गांधी जी को एक मौका मिला कि ये जो जुलू युद्ध है, ये जुलू है जनजाति कहां की? दक्षिण अफ्रीका की। अंग्रेजों का यहां राज था, इन्होंने अंग्रेज ठोक दिए। जुलू जाति के लोगों ने दो अंग्रेजों को मार दिया। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने कार्रवाई कर दी जुलू लोगों के खिलाफ। अब क्या है? वॉर चल रहा है। वॉर चल रहा है तो गांधी जी ऐसे में अपने हित की बात करने के लिए, अपना हित कैसे मजबूत हो, गांधी जी ने अंग्रेजों से बोला कि हम आपके साथ हैं। देख रहे हो? भारतीय हितों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का वादा किया। मिले अंग्रेजों से जाकर के कि जी हम इस युद्ध में आपकी सहायता करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, लालच होगा। उन्होंने पूछा क्या क्या, क्यों क्यों सहायता करना चाहते हो? बोले जी हमको यहाँ का नागरिक और जो हमारा नागरिक सम्मान है वो मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने शुरुआत में मना कर दिया और बाद में इस शर्त पर वो तैयार हुए, ठीक है युद्ध में जो घायल लोग हैं उनको आप सेवा पानी पट्टी प्रदान कर सकते हो। और वो जो दल इस काम को कर रहा था उसमें गांधी जी सबसे अग्रणी थे। तो नस्ल भेद की ये लड़ाई कहाँ परिवर्तित हो गई? इसमें गांधी जी ने ये डिसीजन किया कि कम से कम एटलीस्ट हम लोगों से नस्ल भेद ना किया जाए। संपूर्ण लोगों के लिए नहीं, कम से कम अपने एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने इसको फिर फिक्स कर दिया और अंग्रेजों का साथ दिया था। जुलू युद्ध में अंग्रेज किसके साथ, गांधी जी किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। यहां तक कोई परेशानी किसी को? बोलो भाई। पानी पीता रहूंगा मैं साइड में जाके, बुरा मत मानना जी, क्योंकि ऐसे गले में तो आवाज आ जाएगी ना। और मैं उसको ले सबके सामने भी सकता था यार, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट गिलास में ले आएंगे, इसे स्टील के गिलास में लाओगे, ऐसे दिख जाएगा तुमको गाढ़ा गाढ़ा। ब्लड, खून पीते हो सर जी?
क्या बोलोगे? 1906 जुलू युद्ध, जुलू विद्रोह हुआ, इसी को हम बम्बत विद्रोह के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात में मुझे नहीं लगता मेरे किसी भाई को कोई परेशानी होगी। चलें आगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, वो चीजें आप सर्च कर सकते हैं, वो चीजें आप रिसर्च कर सकते हैं। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजों की रिसर्च आप करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, छात्र हैं, और छात्र सबसे ज्यादा शिक्षित होता है। कोई चीजें कहीं हो जाती है, आपका कोई ऐसे परसेप्शन होता है कि मुझे ये जानना है, तो वो चीजें आप हमेशा सर्च करो, रिसर्च करो उस पर। सारी चीजें 100% आपको अध्यापक नहीं पढ़ा सकता, और जी 100% होती भी नहीं है कभी। गांधी जी, लिखना 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। गांधी जी भारत आए, तब से मुकदमा लड़ने गए, भारत वापस आए। लौटे मत लिख लेना, वापस आए। गांधी जी क्या आ जाते हैं भारत वापस आए। कोई दिक्कत? तो बच्चे एक बात आती है यहां, जब ये वापस आए, वापस आए यहां, तो खुद ही आ गए या किसी ने बुलाया था? तो देखो गांधी जी उधर थोड़े से चर्चित हुए थे, इधर इनको बुलाने का जो काम किया है, वो बुलाने का काम हुआ इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। कि भाई भारत में स्थिति कैसी चल रही थी 1915 को, भारत में सोचो भारत में क्या चल रहा होगा। आप कहेंगे पूरी दुनिया में तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18, तो अंग्रेज उधर संलग्न थे। इधर होम रूल आंदोलन भी 1916 में चला था, चला 1916 में था, लेकिन उसकी जो जड़ें थी वो तो 1915 में एक्टिव हो गई थी, उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से 1913 में गदर आंदोलन चल चुका था। क्योंकि गदर आंदोलन तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही चल गया था, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा और निश्चित होगा। ऐसे समीकरणों में उन्होंने देखा कि भाई लीडिंग पावर एक चाहिए, लीडिंग पावर के रूप में जो व्यक्ति अग्रणी हो, आगे चला सके, आगे एक प्रमुख व्यक्ति कौन होगा। तो तब उन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को, भाई आप वापस आओ, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए। इसी को हम क्या बनाते हैं? प्रवासी, प्रवासी दिवस के रूप में, प्रवासी भारत दिवस भी हम बोलते हैं 9 जनवरी को। क्या बोलोगे? 9 जनवरी को, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लोग सोचते होंगे जी भैया जी प्रवासी होता है एक, अप्रवासी होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी समझा दूं। प्रवासी का मतलब होता है बच्चे, कोई व्यक्ति विदेश गया, नौकरी करी वहां, लेकिन वहां की नागरिकता उसने ग्रहण नहीं करी, वो एक विदेशी श्रमिक बनकर वहां काम करता रहा, वहां की नागरिकता नहीं है, तो प्रवासी। लेकिन दूर विदेश गया और वहां की नागरिकता ले ली, तो अप्रवासी भारतीय हो गया। समझ पा रहे हैं अंतर? थम्स अप करें। प्रवासी मतलब विदेश तो गया है, विदेश तो गया है, लेकिन वहां की नागरिकता नहीं ग्रहण की। अंग्रेजी में बोलते हैं एमिग्रांट, EMIGRANT। एक होता है इमिग्रेंट, अप्रवासी, विदेश गया और नागरिकता वहां की ले ली। वहां की नागरिकता लेगा तो हमारे यहाँ की नागरिकता खोएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। तो ये प्रवासी और अप्रवासी का अंतर है। अगली बात में आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं हमेशा बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 चला, 1914 से 1918। अब जिस समय ये आंदोलन चल रहा है 1914 से 1918, तो गांधी जी इसी दौरान, गांधी जी इसी दौरान भारत में आए और भारत में आकर के एक्टिव हुए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या फायदा उठाया? अंग्रेजों ने फायदा उठाया कि प्रथम विश्व युद्ध में हमें भारतीयों का सहयोग लेना है। अब भारतीय सहयोग लेने के लिए उधर होम रूल वालों ने क्या बोल दिया था? नहीं नहीं नहीं, सहयोग तब करेंगे जब आप हमको कनाडा, किसकी तरह, कनाडा की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड की तरह अपना एक इंग्लैंड के तहत क्या डोमिनियन स्टेट्स घोषित करेंगे, तब हम आपका साथ देंगे। तो उन्होंने मतलब बोला कि भाई अब ऐसे कैसे हो। गांधी जी को बड़ा विश्वास हुआ अंग्रेजों पे
कि अंग्रेज जो ये कह रहे हैं ये ठीक है। उन्होंने बोला भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देते हैं और अंग्रेजों का साथ देंगे तो ये जो कह रहे हैं ना पक्का डोमिनियन स्टेटस हमें देंगे, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा हमें दिलाएंगे, तो ये जरूर पूरा करेंगे उस बात को। लेकिन अंग्रेज तो बड़े चालाक हैं, अंग्रेज भला ऐसा कर देते? तो नीतियों में ये लोग फंस गए अंग्रेजों की। में क्या बोला मैंने? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी यहां आए और लोगों को प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को प्रेरित किया। लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को शामिल होने के लिए। क्या बोलोगे? शामिल होने के लिए प्रेरित किया है, शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज तो बड़े खुश हो गए कि हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो हमारे लिए लोगों को प्रेरित कर रहा। नहीं तो उस समय तो ऐसी स्थिति थी, भारतीय नेता जो उग्रवादी नेता थे वो चाहते थे कि यही मौका है, यही मौका है खुद को स्वतंत्र कराने का, क्योंकि इस समय अंग्रेजों की दबाव बनाया जा सकता है। बोले नहीं 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 नहीं, आराम से करते हैं, है ना। तो अंग्रेज तो बड़े खुश हुए। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था गांधी को? लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा क्या कहा गया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। गांधी जी का ये नाम चला था उस समय। ये भर्ती कराने वाला एक सिपाही ये लेकर के आए हैं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। गांधी जी गलत नहीं है और वो विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया गांधी जी को, और अंग्रेज बड़े खुश हुए। तो एक उपाधि दी थी, केसर ए हिंद। भाई उपाधि किसको देंगे अंग्रेज? अंग्रेज इतने अच्छे हैं, अंग्रेज इतने बढ़िया हैं क्या कि उपाधि बांट रहे हैं ऐसी? जो उनके लिए काम करे, जो उनके हित के लिए काम करे, जिससे उनको फायदा पहुंचे, वो तो उसको उपाधि देंगे। उपाधियां थी उस समय की, केसर ए हिंद हुई, राय बहादुर हुई ना, हिंदुओं को मिलती थी। जैसे सरदार बहादुर पंजाबियों को दे देते थे, खान बहादुर मुस्लिम व्यक्तियों को जो इनके पक्ष में काम करता था उनको खान बहादुर की उपाधि दे देते थे, सर की उपाधि दे देते थे, नाइट की उपाधि ब्रिटिश शासनकार से दी जाती थी। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो केसर ए हिंद उपाधि दी, केसर ए हिंद उपाधि दी। किसको दी गई? ये दी गई गांधी जी को। क्यों दी गई आप लोग जान चुके होंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब लिखना गांधी जी आते जब भारत, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु लिखना। कहां ये नहीं लिख रखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में अरे यार, अब तो ये फिर बहुत सारी चीज बोल देते हैं। लो, प्रथम विश्व युद्ध कर लिया करो यार, कुछ छूट जाता है तो भैया प्लीज कर लिया करो यार, इतनी चीजों क्यों बोलते हो? छोटी छोटी चीजों पे कैसी पे क्या करते हो आप, ध्यान देते हो? बोल तो रहा हूं मैं, वो सुनो। क्या बोलोगे? राजनीतिक गुरु कौन है इनके? दो गुरु बोले जाते हैं, एक तो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, पूरा नाम लिखना आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, और एक गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन है? ये थे रायचंद्र, जिनको राजचंद्र के नाम से भी जानते हैं। ये रायचंद्र तो गुजरात के हैं, गांधी जी से 2 साल बड़े थे। उन्हीं गलियों में जिनमें गांधी जी बड़े हुए हैं, उन्हीं गलियों में रायचंद्र भी बड़े हुए हैं। इन्होंने गांधी जी को आध्यात्मिक बनाने के लिए, आध्यात्मिक मतलब भगवान ईश्वर से जोड़ने के लिए उनको शिक्षा दी थी। इसलिए गांधी जी ने इनको अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक देखी है आपने? किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो दिखाओ, बोलो भाई क्या बोलेंगे। तो उसमें एक चैप्टर है रायचंद्र जी के नाम से, देखना उस चैप्टर को, जिन बच्चों ने पढ़ी होगी वो जानते होंगे। तो आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र हैं। राजनीतिक मामलों में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह ली। और क्या बोलते हैं जब भारत आए कि मुझे अब क्या करना चाहिए? गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कुछ नहीं करना है, भारत को स्टडी करो, समझो भारत में क्या चल रहा है,
कहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ पर क्या कमियां हैं, कहाँ के लोगों के पास क्या नहीं है, कहाँ अत्याचार हो रहे हैं, क्या भारत में ज़रूरी है, क्या हो सकता है, इन अंग्रेजों से कैसे लड़ा जाएगा, कैसे एक आंदोलन खड़ा होगा। तो क्या बोले, इन सब चीज़ों की पढ़ाई करो, अध्ययन करो, देखो, विश्लेषण करो। तो गांधी जी 1 वर्ष तक बिल्कुल एक्टिव नहीं रहे और इस अध्ययन को करते रहे कि भारत में कहाँ क्या चल रहा है। भारत आने के बाद 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जिसमें मैंने आपको बताया था नरमगल, धर्मदल और आपका मुस्लिम लीग एक साथ हो गए, बोला था नहीं, याद है? चलो, क्यों हो गए थे एक साथ, मुस्लिम लीग क्यों आ गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। बाल्कन युद्ध में तुर्कियों को साथ देने का अंग्रेजों ने जो वादा किया, उस वादे को नहीं निभाया, तो मुसलमानों ने मुसलमानों ने क्या बोला, जब तुर्की के मुसलमानों को इन लोगों ने झूठा वादा कर दिया तो हमारे साथ भी वादा खिलाफी करेंगे। नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। मैंने बताया था फिरोज साहब मेहता की मृत्यु की वजह से, क्योंकि वो कट्टर आदमी ये चाहता था कि ये जो गरम दल के लोग हैं नरम दल में शामिल ना हो। और ये प्रयास किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। उनके प्रयासों से सब कुछ एक हुआ। तो उस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी हिस्सा लेने पहुंचे थे। कब? 1916 का अधिवेशन है, तो ये बात याद रख लेना। और गांधी जी ने इस समय अपने अध्ययन में जो अध्ययन कर रहे हैं गांधी जी, यहाँ गांधी जी की 2 प्रेरणाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रख लेना भैया। 2 प्रेरणाएं कौन कौन सी पूछी जाती हैं? एक तो भूख हड़ताल की प्रेरणा, भूख हड़ताल की प्रेरणा अपने अध्ययन के दौरान, ये किन लोगों से? भूख हड़ताल की प्रेरणा और एक आंदोलन की प्रेरणा। 2 चीजें गांधी जी के सबसे बड़े हथियार थे ना ये। कौन कौन से? एक तो भूख हड़ताल और एक क्या आपका, एक था आंदोलन। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली? तो गांधी जी ने ये ली थी आपकी रस्किन से। किससे? अरे, रस्किन एक ब्रिटेन का लेखक है। कहाँ का है? ब्रिटेन का लेखक है रस्किन, ब्रिटेन। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसकी एक बुक है अनटू द लास्ट। क्या बोलोगे? अनटू द लास्ट बुक है, जिसमें इन्होंने भूख हड़ताल के बारे में लिखा है कि भूख हड़ताल का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। प्रयोग का मतलब ऐसा नहीं कैसे करें, कभी नियम सोच रहे हो उसके, नहीं। मतलब उन्होंने बताया कि इससे क्या इम्पैक्ट आते हैं, शासन कैसे हिलता है। और भूख हड़ताल वास्तव में एक बहुत बड़ा हथियार रहा है बदलाव के लिए। आंदोलन की जो प्रेरणा ली इन्होंने, ये ली थी लियो टॉलस्टॉय से। आंदोलन करने की प्रेरणा किससे ली है? लियो टॉल्स्टॉय से। और कहाँ के हैं लियो टॉल्स्टॉय? रूस के लेखक है। गांधी जी ने बड़ा पत्राचार किया है इनसे। कहते हैं गांधी जी ने अगर किसी विदेशी लेखक को सबसे ज़्यादा पत्र लिखे हैं तो वो लियो टॉल्स्टॉय को लिखे हैं। और लियो टॉल्स्टॉय, इसके बच्चे पढ़ना आप लोग, एक बार मैं बोलूँगा बायोग्राफी जरूर देखना, उन बच्चों को जरूर देखनी चाहिए। जरूर क्या, बहुत ज्ञानी आदमी है। और शुरू का इनका जीवन एक अस्त व्यस्त जीवन, एक बहुत बड़े शराबी जो एक बहुत बड़े ज्ञानी बन गए और अपने अंदर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। लियो टॉल्स्टॉय जरूर जानना आप लोग इनके बारे में, है ना। बड़ी पुस्तकें फेमस है इनकी, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। वॉर एंड पीस बुक के लेखक हैं, बहुत प्रचलित पुस्तक है वॉर एंड पीस बुक। और एक पुस्तक है इनकी अन्ना कैरेना, अन्ना कैरेना, अन्ना कैरेना पुस्तक के लेखक हैं। तो ये 2 लोग हैं। बड़ा पूछा जाता है गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी? आंदोलन की। मतलब गांधी जी इस समय स्टडी कर रहे हैं कि भारत में इन चीज़ों की ज़रूरत है, और ये चीज़ें इन्होंने कहाँ से? रस्किन से और लियो टॉल्स्टॉय से सीखी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नोट करना, 1916 लखनऊ अधिवेशन। पूरे देश में बढ़िया माहौल है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नरम दल भी गरम दल भी, आपका होम रूल आंदोलन, है ना, मुस्लिम लीग साथ हो चुका है। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। और यहीं 1-2 व्यक्ति मिले इनको, लिखना,
अधिवेशन में दो व्यक्तियों में एक का नाम तो बड़ा प्रमुख है, राजकुमार शुक्ल, और एक है संत राउत। संत राउत भी प्रसिद्ध है क्योंकि संत राउत ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गांधी जी को बापू कहा था। दो व्यक्ति मिले, और वो दो व्यक्ति कौन कौन है? नंबर एक, राजकुमार शुक्ल, और दूसरा व्यक्ति है कौन? संत राउत। साहूकार लोग हैं ये। कौन लोग हैं? साहूकार लोग, बड़ी जमीनों के मालिक थे। कहते हैं ना, बड़ा बड़ा चक है इनके पास। तो संत राउत ये आए गांधी जी के पास में, गांधी जी से बोले, गांधी जी बिहार में एक समस्या चल रही है। क्या चल रही है जी समस्या? बोले जो अंग्रेज हैं वो बिहार में किसानों को नील की खेती कराने के लिए जबरन, है ना, प्रताड़ित करते हैं। नील की खेती क्यों? नील की खेती मतलब अंग्रेज भारत में नील बोते थे, रंग बनाने के लिए नील का प्रयोग करते थे। किसानों को क्या दिक्कत थी नील से? कि नील जहां होती थी ना, वो बाकी फसलों को बेकार करती थी। मतलब जैसे बोलते सफेदा का पेड़ लगा दो, साइड की जमीन को वो शुष्क कर देगा, सोख लेगा, तो बाकी उपजाऊ फसलें यहां नहीं हो पाती थी, जमीन बंजर हो रही थी नील की खेती से। बड़ी दिक्कत थी किसानों को। और अंग्रेजों ने एक प्रणाली बना दी थी, 3 कठिया प्रणाली, है ना। 3 कठिया प्रणाली क्या थी? तो 3 कठिया प्रणाली थी कि आपके पास जो टोटल हिस्सा है उसका 3/20 पर, 3/20 कैसे? जैसे मैंने बोला ये टोटल हिस्सा है, तो मैं इसके 4 हिस्से कर दूं तो ये 5वां हिस्सा हो गया। हो जाएगा क्या 5वां हिस्सा? 25% हो गया। क्या हो गया? किसी के पास 20 बीघे अगर जमीन है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, टोटल 20 बीघे जमीन है, तो ये 5 बीघे हो गई, 5 बीघे ये हो गई, 5 बीघे ये हो गई, 5 बीघे ये हो गई, टोटल 20 बीघे जमीन हो गई। इस 5 में से भी कितना? 3 हिस्सा, यानी 3 बीघे। इसको बोलते 3/20। 20 बीघे जमीन है तो 3 बीघे पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बताया गांधी जी को आकर के ये समस्या है। गांधी जी ने बोला अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी कलकत्ता जा रहा हूं जरा मुलाकात के लिए, कलकत्ता, उसके बाद मैं यहां जरूर आऊंगा बिहार में। लेकिन वादा तो ले लिया, राजकुमार शुक्ल अड़े नहीं, बोले ठीक है जी, कलकत्ता हम भी चल रहे हैं आपके साथ, तो वहां से चलेंगे सीधे बिहार। छोड़ा नहीं मतलब। अब जब साथ साथ है हर जगह, और गांधी जी से आग्रह भी कर रहे हैं कि जी आप ही तोड़वा सकते हो इसको। तो जब तक गांधी जी की इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो वही है, जैसे वो लोग मिले थे तो उनसे भी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई इस काम के लिए एक व्यक्ति अगर है ज्ञानी पुरुष या जो मार्ग का अनुसरण करेगा तो वो गांधी है। तो भैया इनको मिल जाता है, भैया बोले गांधी जी को लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1916, तो यहाँ क्या है, गांधी जी को मनाने की जिद पर अड़ गए। तो फिर क्या बोला मैंने, अड़ने के बाद में कहाँ लेकर के जाते हैं? और इस दौरान की बात समझ लेना, एक और दो व्यक्ति मिले। तो 1917 का चंपारण एक जिला है बिहार में, चंपारण आंदोलन। और इसके बीच की एक दो बातें रह गई हैं, वो मैं आपको बता दूं जरा। 1915 में जब गांधी जी आए थे ना, 1915 में गांधी जी कोचरब में अपना स्थान बनाया था, गुजरात में। कोचरब कहाँ है? गुजरात में। 1915 लिख लेना किधर साइड में। और 1917 में इस कोचरब वाले स्थल को ही कहा, साबरमती किनारे साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम पहले कहाँ था? 1915 में कोचरब स्थान पर था, और फिर आ गया ये साबरमती नदी के किनारे। तो फाइनली साबरमती आश्रम 1917 में स्थापित हो गया था। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि साबरमती आश्रम जो ये बना भैया, तो साबरमती आश्रम के लिए पैसा आया होगा, तो पैसा आप लोग याद रख लेना, पैसा दिया था अंबालाल साराभाई ने। क्या बात मैंने बोली? 1917 में साबरमती आश्रम, और जो धन दिया था, जो पैसा दिया था, वो पैसा दिया था अंबालाल साराभाई ने। अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र भी हो गए थे, है ना, मुलाकातें करते थे गांधी जी से। उद्योगपति है गुजरात के उस समय।
जो अहमदाबाद, अभी आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, अहमदाबाद में कई मिलों के मालिक थे ये। कौन? अंबालाल। बोलोगे एक बार? अंबालाल। प्रदीप पाल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अंबालाल साराभाई ने पैसे दिए थे किसके लिए? साबरमती आश्रम के लिए। के बीच की बातें मिस हो गई थी। आते हैं भैया 1917 के वापस लौट के चंपारण आंदोलन पर। और चंपारण आंदोलन की बात में बच्चे याद रखना इस बात को, चंपारण आंदोलन में क्या हुआ। तो गांधी जी गए बिहार के किसानों के लिए। तो गांधी जी कहाँ से गए थे? कलकत्ता से गए थे। तो कलकत्ता में जब गांधी जी आ रहे थे तो गांधी जी के साथ में कुछ लोग आए थे। चंपारण आंदोलन, चंपारण जिला है, कहाँ पड़ता है चंपारण जिला? बिहार में। कहाँ? बिहार में। उन कुछ व्यक्तियों के नाम लिखो। वो कुछ व्यक्ति गांधी जी के साथ कौन थे? कुछ व्यक्ति गांधी जी के साथ कौन कौन थे प्रमुख? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है चंपारण आंदोलन में। और ये पूछा गया किस नेता ने भाग नहीं लिया था। तो बड़ा प्रश्न हो गया ना। अब आप कहोगे जी गांधी जी ने, हमें तो पता ही नहीं है कौन था कौन नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे आपके, जेबी कृपलानी थे आपके, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद ना, ब्रज किशोर प्रसाद थे। चौथा था आपके नारायण सिन्हा, गांधी जी के करीबी व्यक्ति हैं उस समय के, नारायण सिन्हा। और एक व्यक्ति थे आपके रामनाथी प्रसाद, रामनाथी प्रसाद। तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने लीड किया था किसको? चंपारण आंदोलन को। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। गांधी जी जान चुके थे। अब गांधी जी ने बिहार की यात्रा करी। बिहार की यात्रा करके गांधी जी देखना चाहते थे मूल समस्या क्या है, इन लोगों को गांधी की जरूरत क्यों है। क्या गांधी कोई शक्ति है? क्या गांधी कोई ईश्वर है? भाई मुझे ही जाना पड़ रहा, मेरे लिए विशेष आग्रह। इन्होंने देखा ये लोग इस तर्क पर पहुंचे। इन्होंने बिहार का जब अध्ययन किया, देखा यहां अशिक्षा है। वहां उन्होंने, आज भी आप देखते हैं लिटरेसी रेट में बिहार नीचे है। सरकारों को काम भी करना चाहिए। अब क्या है, बिहार काफ़ी अच्छा हो रहा है, वहाँ लिटरेसी मतलब बढ़ रही है, शिक्षा पर बहुत गौर दी जा रही है। तो बात क्या है मेरे भाई, तो गांधी जी ने देखा ये लोग अशिक्षित हैं, इस वजह से इनको मेरी जरूरत है। तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को तो कर लिया। ये किसके खिलाफ था? तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ। समझना बात को, तीन कठिया प्रणाली समाप्त करवाई, समाप्त करवाई। तीन कठिया मतलब तीन गट्ठे, कि भाई 20 बीघे जमीन है तो उसका 3 बीघे पर आपको क्या करनी होगी? नील की खेती करनी होगी। तीन कठिया प्रणाली समाप्त कराई। और ये तीन कठिया प्रणाली किसके लिए थी? नील की खेती के लिए थी। नील की खेती पर रोक। बाद में रोक ऐसी नहीं लग गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने देखा गांधी जिस टाइम दौरा कर रहे हैं, गांव गांव दौरा कर दिया गांधी ने, गांव गांव बिहार में। जनता चल पड़ी, जनता चल पड़ी तो अंग्रेजों के कान में एक सुई चली कि भैया कोई व्यक्ति आ चुका है जिसका गांव गांव शोर है। हर गांव में जाकर के इन्होंने जनसभाएं की, जोड़ा क्राउड को, भीड़ को जोड़ा। भीड़ जुड़ी तो भीड़ ने सहयोग किया। अब सहयोग किया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि सुबह की ट्रेन पकड़ो और दिल्ली रवाना, दिल्ली पहुंच जाओ। तो बोलो नहीं, लड़ाई मेरी नहीं है ये, और मैं इसी भूमि का हूं, मैं इसी भूमि के लिए, इन किसानों के लिए लड़ूंगा। तो बाद में दबाव के चलते हुए जब एक कहते हैं ना भीड़ हो जाती है किसी चीज के लिए, तो वो दबाव बनता है तो वो चीज माननी पड़ती है। अंग्रेजों को ये बात शर्त स्वीकार करनी पड़ी। नील की खेती जो तीन कठिया प्रणाली थी कि भाई अब किसान स्वेच्छा से खेती करेंगे, किसी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। गांधी जी तो रातों रात क्या बन गए? हीरो बन गए देश के। एकदम से बड़ा मैसेज है, अंग्रेजों को झुका दिया। अंग्रेज जो किसी के नहीं मानते, अंग्रेजों को झुका दिया।
तो यहां गांधी जी सबसे ज्यादा प्रचलित हुए किस आंदोलन के द्वारा? शुरुआत में चंपारण आंदोलन के द्वारा। लेकिन बच्चे अब यहां इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला गांधी जी ने दौरा किया बिहार का, तो अशिक्षा पाई, उन्होंने बोला भाई बिहार को यह आंदोलन बड़ी बात नहीं थी कि मैं इसको शिक्षित भी करूंगा। गांधी सही है, लेकिन गांधी को अगर हम तालमेल करें बाकी स्थितियों से, बाकी सारे तो हमें गांधी कई जगह गलत दिखते हैं, लेकिन हम सिर्फ गांधी जी का अध्ययन करें तो गांधी जी काफी सही है। लेकिन आप लोगों को तालमेल बनाना होगा, ठीक है? तो क्या बोलेंगे यहां शिक्षा के लिए? तो पहला स्कूल, वे लोग अशिक्षित हैं इनको पढ़ना चाहिए, पहला स्कूल इन्होंने खोला था बरहरवा लखनसेन में। बरहरवा बरहरवा लखनसेन गांव में, लखनसेन गांव में। और ये इन्होंने खोला था कि भाई हर गांव गांव शिक्षा पहुंचनी चाहिए, है ना? और दूसरा स्कूल इन्होंने खोला था मधुबन में, जिसमें इस वाले आंदोलन से, इस वाली इस मुहिम से बाद में जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए थे और भारत में कई गांवों में बहुत सारे स्कूल खोले गए। ठीक है सर जी, आप कभी गांधी जी से मिले हैं? सर जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, नंबर चाहिए सर आपका। ठीक है, हमारे देश का मंत्री नील की खेती पर रोक क्यों लगाई? ये अच्छा प्रश्न है इसका, नील की खेती पर रोक क्यों? बेटा मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर से, है क्यों लगाई नील की खेती पर रोक? चंपारण 1917 का चंपारण आंदोलन। चलो कोई दिक्कत यहां तक? तो 17 के आंदोलन में मैंने बोला चंपारण से गांधी जी को बहुत प्रसिद्धि मिली, और अगर इसमें दो डेट आती हैं दोनों तारीख याद रख लेना। गांधी जी बिहार कब पहुंचे थे? गांधी जी जो कलकत्ता से बिहार 10 अप्रैल को पहुंचे थे, जिसको याद रखनी हो। और ये चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 19 अप्रैल को शुरू हुआ था। 9 दिन गांधी जी घूमे थे बिहार में और 19 अप्रैल को घोषणा कर दी थी चंपारण आंदोलन की। अंग्रेजों की नहीं सुनी थी कि भाई अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, है ना? इस तरह चंपारण आंदोलन में क्या हो गई? सफलता मिल गई। 3 कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया। इसी में नील आयोग का भी गठन हुआ था, उस नील आयोग के अध्यक्ष भी गांधी जी बनाए गए थे, और नील आयोग की रिपोर्ट के बाद में इसको खत्म कर दिया गया। आगे चलोगे भैया? अब तो गांधी जी क्या है, प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918 फिर होता है आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद बहुत बढ़िया, मधुबन के बगल में है गुरुजी हमारा घर भी। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त सूरज सिंह, जरूर आएंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर, क्या बोला मैंने? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल किसने कर दी? गांधी जी ने की। ये क्यों की? अब गांधी जी तो दरअसल में प्रचलित तो हो ही चुके देश में। अब जो कोई प्रचलित होता तो व्यक्तिगत मांग बनती है। अन्ना हजारे जी देखो सब जगह बुलाए जाते हैं। तो यहां बच्चे क्या हुआ, अहमदाबाद में क्यों बुलाया गया? 1918 में प्लेग बीमारी फैल गई। क्या फैल गई? प्लेग बीमारी फैल गई, और बहुत बढ़िया फैली। लॉस था, ऐसे कोरोना वाले हालात है ना, लोगों ने पलायन कर दिया, नौकरी छोड़ छोड़ के अपने घर चले गए। ऐसे ही प्लेग में हुआ। तो इन मिल मजदूरों को यह घाटा था कि भाई मिल बंद नहीं होनी चाहिए। उस टाइम ऐसा थोड़ी था कैमरे से दिखा दे सब कुछ लाइव चला के क्या चल रहा है। तो इन मन मजदूरों ने सोचा ये मजदूर को हम कैसे रोके हैं। इन्होंने बोल दिया कि हम आपको बोनस देंगे, प्लेग बोनस 50%। जितनी आपकी तनख्वाह मिलती है आप लोग काम करिए, इसकी आधी। और एकदम से 50% का इंक्रीमेंट हो जाए तो लोग रुकेंगे, सीधी सी बात है। मान के चलो आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, एकदम से इंक्रीमेंट हो जाओ 1 लाख का, 3 लाख रुपए मिलेंगे जी तुम्हें महीने के, फिर क्या होगा? आदमी, कोई भी आदमी काम करने के लिए एकदम से रुक जाएगा। तो ये जो प्लेग थी, इस प्लेग बीमारी को क्या बोला मैंने? प्लेग बीमारी इस समय फैली थी, समझ गए होंगे आप, नोट लिखोगे तो याद रहेगा। तो अंग्रेजों ने क्या घोषणा की थी? सॉरी, अंग्रेजों ने कह रहा हूँ, इन इलाहाबाद के मिल मजदूर ने, उन्होंने क्या, ये अंग्रेजों के अभी इसमें पार्टनरशिप हो गई थी मिल्स में। प्लेग क्या बोला था इन्होंने? प्लेग बोनस देंगे।
और दरअसल में ये जो आंदोलन है ये शुरू गांधी जी ने नहीं किया है, याद रख लेना। अहमदा मिल मजदूर को जो ये हड़ताल है इसको शुरू किया था अनुसुईया साराभाई बेन ने। अनुसुईया बेन ये कौन है? जो अंबालाल साराभाई बताया ना मैंने आपको, जिन्होंने साबरमती की स्थापना के लिए पैसा दिया, उनकी बहन है। शुरू इन्होंने किया था, इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया कि आपको आना चाहिए यहां, इन लोगों के लिए मांग करनी चाहिए। तो क्या बोलोगे? बाद में गांधी जी जुड़े, बाद में गांधी जुड़े, गांधी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। बापू इससे जुड़ गए, किससे? अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में शुरू हुआ था। और यही गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत प्रसिद्ध वकील थे उस समय गुजरात के, उन्होंने भी क्या कर दिया था, अपने वकालत को छोड़ करके वो भी इस आंदोलन में जुड़ गए थे। समझ रहे हैं? कहाँ गए थे? तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की पहली मुलाकात कहाँ हुई है, तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर के, सॉरी मैं गलत बोल गया, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए नहीं, वो किसानों के लिए जुड़ेंगे। रियली सॉरी, रियली सॉरी, वो अहमदाबाद में नहीं, वो जुड़ेंगे खेड़ा में, किसानों के आंदोलन। रियली सॉरी, गुजरात में चल रहे हैं दोनों, मैं वो गलती से बोल गया। अहमदाबाद के लिए नहीं, जब किसानों के लिए खेड़ा आंदोलन चलेगा तो कहने की बात है गुजरात में उनकी मुलाकात होगी, लेकिन होगी किस आंदोलन के दौरान? अभी मैं गलत बता देता आपको खेड़ा आंदोलन के दौरान मुलाकात होगी और गांधी जी कहेंगे कि भाई आपको अब किसानों की सेवा के लिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए अपनी वकालत को अंग्रेजों के तहत जो चल रही है इसको छोड़ दो। चलो, तो यही बच्चे याद रख लेना आप लोगों को। तो मिल मजदूरों का ये हड़ताल क्या था? इन मिल मजदूरों का कहना था कि भैया जी, कैसे बोलेंगे, बापू हमको 50% बोनस देने की बात हुई थी, लेकिन ये नहीं इन्होंने बोनस दिया, प्लेग खत्म हो गया, अंग्रेज अपनी बात से वो तो घूम जाते थे, पहले कुछ बोलेंगे फिर बाद में मना कर देते थे उसको। उन्होंने बोला, अंग्रेज मालिक भी थे कुछ और ये हिंदुस्तानी मालिक भी थे इनमें कुछ लोगों में, तो इन्होंने बोला 20% तक देंगे। इनकी 50% की क्या थी मांग, और 20% कौन देने को तैयार था, है ना? ये थे मिल मालिक, मिल मालिक इसको देने को तैयार थे। लेकिन बीच का रास्ता गांधी जी ने निकाला बड़ा बेहतरीन, 35% पर मान गए, 35% पर मान गए। तो दिक्कत, 35% पर मान गए। कहां? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। और बच्चे सबसे बड़ी बात है, यही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के। अब यहां भी लोग, गांधी जी की लोकप्रियता अब तो ये समझो दोगुनी हो गई। एक तरफ बिहार, भाई पूर्वी हिस्सा हो गया भारत का, और एक तरफ पश्चिम में कहां पहुंच गए? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पड़ता है आपका? गुजरात। 21 दिन तक भूखे रहे। 21 दिन में मिल मजदूरों को पता चल गया भैया अब समर्थन गांधी जी के पक्ष में है, अब तो 35% पर बात हो जानी चाहिए। और याद रख लेना, यहीं जब भूख हड़ताल पूरी हो गई और इसको 35% को एक्सेप्ट कर लिया, ये भी मान गए और वो भी, बीच का रास्ता हो गया। यही गांधी जी ने दिया था, याद रख लेना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इस आंदोलन के दौरान दिया। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये क्या है, आज भी चलता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि जो ये मालिक हैं, जो ये पैसा कमाते हैं, तो इनको पैसा अपने लिए प्रयोग करने के बाद में, अपने हित के प्रयोग के बाद में, अपने मजदूरों के ख्याल में खर्च कर देना चाहिए। अपने वर्कर्स का ख्याल धरना ये मालिक का परम धर्म। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गजब। यहां आएंगे 1918 का ही खेड़ा आंदोलन। चलो भाई, क्या बोला मैंने?
खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा भी आपका गुजरात में, अहमदाबाद तो सबको पता होता है, नोट कर लेना। कब हुआ? खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ। ठीक है, ये किसके लिए है? ये किसानों के लिए। ये किसके लिए हुआ? ये किसानों के लिए हुआ। किसानों के लिए कैसे? इस वर्ष में किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई, और किसान जो थे वो किसी भी प्रकार की लगान देने में सक्षम नहीं थे कि भाई हम लगान दे पाए। लगान ली जाती थी पहले, कर वसूला जाता था किसानों से, किसानों के लिए किया गया, कर वसूली को रोकने के लिए। ठीक है, यहां आप लोगों को याद रखना होगा, यहां वल्लभ भाई पटेल एक्टिव हुए थे। क्या बोलोगे? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे, अहिंसा गांधी जी ने क्या कहा था? आपको किसानों के लिए आना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अपनी वकालत, बहुत अच्छी वकालत चल रही थी इनकी, प्रसिद्ध वकीलों में नाम आता था, वकालत छोड़ दी। कोई दिक्कत इस बात में? चलो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद में क्या हुआ? लगान माफ हो गई। और इस दबाव को चलते हुए एक बात याद रख लेना, अंग्रेजों ने कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं दिया कि भाई हम लगान को खत्म करने जा रहे हैं, है ना? लगान को खत्म करने जा रहे हैं, बिना ऑफिशियल लेटर दिए ही इस लगान को वसूलना क्या कर दिया? लगान को माफ कर दिया। बोले इस लगान को माफ मत करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में? अब यहां सुनो ध्यान से, मैंने बोला इस आंदोलन की प्रमुख बातें क्या है? प्रमुख बात है कि जो किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, उनकी संपत्ति क्या कर ली गई थी? कुर्क कर ली गई थी। उनके खेत क्या है? कुर्क कर लिए गए। भाई इस खेत में जो ये फसल है ना, ये आपकी नहीं है। कहते हैं कि एक चौथाई भी फसल नहीं हो पाई थी, उसको भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। बोले ये फसल आपकी नहीं है, आप इसको नहीं काट सकते हैं, आदेश दे दिया। मतलब फसल एक चौथाई रह गई, और अगली वाली फसल को भी रोक दिया इन्होंने, नेक्स्ट वाली फसल को। तो गांधी जी ने किसानों से कहा था कि भाई अपनी अपनी फसल काट के लेके आओ। जिसमें सबसे पहले प्याज का एक खेत था, सोहनलाल पांड्या ने प्याज उखाड़ी। सबसे पहले उसका खेत था, बोला जी प्याज ले आऊं? हाँ भाई, सबसे पहले तो प्याज लेके आ। गिरफ्तारियां हुई हैं, है ना? क्या बोलेंगे? खेड़ा आंदोलन। कोई परेशानी? कब हुआ? 1918 में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ। बहुत शानदार। संडे को क्लास क्यों सर? अरे कभी भी पढ़ लो यार, इसमें क्या है? इसमें भी कोई समस्या है? बोलो। 1919 का रॉलट एक्ट। क्या बोलोगे? रॉलट एक्ट मैंने आपको बताया, रॉलट एक्ट के विरोध में हमने सरदार भगत सिंह जी की क्लास में पढ़ा था। काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून। 1919 में रॉलट एक्ट आया। तो रॉलट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था? किस किस की गिरफ्तारी हुई थी? बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जो रॉलट एक्ट का विरोध कर रहे थे पंजाब में, किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी? चलो बताओ फटाफट से। हार्डमैन के कहने से क्या होता है? हार्डमैन को पता है कुछ? विवेक चौधरी जी। हार्डमैन ने खेड़ा को पहला आंदोलन कहा। खेड़ा नहीं है पहला, हार्डमैन पागल है। पहला है चंपारण। कहा है लेकिन उसने। टी शर्ट हमें भी दिलवा दो सर जी, शोभित पाल जी आप ही की है। बोलो फटाफट से। है ना, पढ़ने से मतलब नहीं है। अभी बताया था मैंने, 3 लड़कियों ने क्या कमाल किया। इनको ये जी संडे में क्लास क्यों हो रही हो? तुम रूढ़िवादी लोग हो। रूढ़िवादी समझते हो? जो पुरानी परंपरा हो, तुम्हें बदलाव भी नहीं करना। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी लेट जाते हैं ना, संडे क्लास क्यों जी? अरे छुट्टी भी तो हो जाती है तुम्हारी वीक में, संडे क्लास हो गई, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। गुरुजी 12 बजे भी पढ़ाओगे तब भी पढ़ूंगा। ऊपर दिखाओ कमेंट क्या है। क्या इसमें क्या लिख रहा है? ऐप को अपडेट कर लें। चलो आगे बताएंगे। टी शर्ट आप ही की है बच्चे।
सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं पता है सर। जो नहीं पता है वाले हैं इनका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, क्योंकि तुमने पिछली क्लास नहीं किया है। तो और पिछली क्लास किया तो कितना जोर दे के बताया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला में भीड़ इकट्ठी हुई। जलियांवाला कांड हुआ और यहां गांधी जी ने क्या किया, रोलेट एक्ट। क्या बोलेंगे, यहां लिखो फटाफट से। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। अब केसरे हिंद के चक्कर में हम लोग कई चीजों से इसको रिलेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं केसरे हिंद की जो उपाधि है वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई, लेकिन बात यह है प्रकरण यही था, इसी के चलते हुए बहुत सारी उपाधियां भारत में लौटाई गई है ना। जैसे केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी बहुत सारी। सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1915 में उपाधि दी थी अंग्रेजों ने नाइट की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी जलियांवाला बाग के विरोध में। इसके नाइट की उपाधि। जमुनालाल बजाज जो गांधी जी के पांचवें पुत्र हैं, जमुनालाल, उनको मिली थी किसकी उपाधि, कौन बताएगा, राय बहादुर की। जमुनालाल बजाज ने किसकी वापस कर दी, अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ठीक है। नाइट ये मतलब ब्रिटिश सम्मान था जो भारतीयों को दिया जाता था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जैसे 1915 में मिला था जब ये प्रसिद्ध हुए थे, उसके लिए, इसके लिए गीतांजलि के लिए। चलो भाई, क्या बोला मैंने, तो ये क्यों लौटाई गई उपाधि समझ गए। जलियांवाला बाग के विरोध में, रॉलेट एक्ट के बाद में, सैफुद्दीन किचलू की 13 अप्रैल 1919, सारी कांड में आपको बता चुका हूं। कल की क्लास हम शुरू करेंगे 1 अगस्त 1920 से, और 1 अगस्त 1920 में हम पढ़ेंगे आपका असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया, असहयोग आंदोलन। ठीक है संडे वालों, तुम्हारी दिक्कत खत्म हो गई, बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखो बच्चा, मैं फिर से एक मैसेज देता हूँ आप लोगों को, कुछ मत देखो, है ना। मैं संडे क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी 2 छुट्टी हो गई पीछे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं इसलिए संडे में क्लास ले रहा हूँ आपकी। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, जब वो आपके वहाँ श्रेष्ठ हो गया तो आज पढ़ लो। ओके, बहुत बढ़िया आंसर। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी जलियांवाला बाग के विरोध में, बिल्कुल ठीक है। मुकुल कुमार जी बहुत बढ़िया। आदित्य सिंह गजब। हाँ, उपाधि वापस होती थी। तो असहयोग आंदोलन में मैं आपको बच्चे बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, क्योंकि गांधी जी को उस समय के हालात ये लगते थे, क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने बहुत सारी सिंथेटिक फैक्ट्री देश में लगाई। तो गांधी जी को ये लगने लगा कि अंग्रेजों को जो हमारे देश से चाहिए था वो तो अंग्रेज लेके जा चुके हैं, और ये बहुत बड़ा आंदोलन बन करके उभरेगा असहयोग आंदोलन, जिसमें हम खिलाफत आंदोलन जो आपका 1919 से 1924 का होगा, मोहम्मद अली शौकत अली का, उसको इसमें मिला लेंगे। क्योंकि गांधी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है इस समय, और हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, है ना। भाई मैं एक बात बोलूँगा, गांधी जी कैसे भी व्यक्तित्व सही, कैसे भी, अगर गांधी चाहते तो देश का विभाजन नहीं होता, कि पाकिस्तान जो सिर में दर्द है ना हमारे बराबर में, ये ना होता। ये तो देन गांधी की, ये तो मानो या ना मानो, विश्लेषक माने या ना माने, देन गांधी, ये गांधी चाहते तो नहीं होता, है ना। तो ये जो देश बांटा ना, ये इसी व्यक्ति की देन है, जो राष्ट्रपिता की छवि से इन्होंने बोला कि हाँ ये हो जाना बेहतर है। कल बताऊंगा मैं इनमें सारी चीज़ें, और फिर एक बार जब टॉपिक को परीक्षा की दृष्टि से कवर कर लेंगे, फिर वो जर्नल कुछ मिथ आपको मैं बताऊंगा जो आपके दिमाग में, जो आपको सिखाए गए हैं, कैसे दूर होंगे, वो कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी लगी होगी अब तक की क्लास, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। गांधी जी की शुरुआत, कैसे गांधी जी को पॉपुलैरिटी मिली है, कैसे गांधी जी ने अपना संघर्ष किया है, और अभी संघर्ष जारी है ना। संघर्ष जारी रहेगा आपका 1948 तक, नाथुराम गोड से जब हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।
बहुत बहुत ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बच्चे, है ना, परीक्षा, अब आप लोग बोलेंगे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, बोलेंगे एग्जाम कब है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लेखपाल बच्चों को, आपके पास अल्टीमेटम है अप्रैल का, पढ़ लीजिए, है ना। यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे, तुम्हारे लिए मार्च लास्ट में अपडेशन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। पढ़ो आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ो, और बहुत जल्द बहुत अच्छा होगा। ग्रुप डी वालों के लिए भी शायद अभी शाम को चल रहा था डिस्कशन, अभी कुछ हुआ है, मुझे श्योर नहीं है उसके बारे में क्या होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।